मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिरकर मत मारे मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। ये पुराने तारीख में बनाया, मेरे को बहुत चिंता होती है। जानते हो ये पुरानी कौन सी होती है? वो वाली चलो आ जाओ। सर ने बढ़िया शायरी सुना दी, पता नहीं क्या सुनाई पर ठीक सुनाई, अच्छी लगी। चलो अपन पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं क्या बना लिया तुमने? हरित लवक, हरित लवक। ये क्लोरोप्लास्ट है क्या? हरित लवक भाव में पता ही नहीं चल रहा उसको माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, हरित लवक कौन है। हाँ जी, ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट तो पीछे बना चुके हैं अपन, देखो पेज पलटो, है ना, जिसमें ग्रेना मिलता था। टेस्ट में कहां तक आएगा? टेस्ट में आएगा हरित लवक का। कहां तक आएगा? हरित लवक तक। हाँ इतना सही दे रहे हैं अभी, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ा देंगे। जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आज पढ़ा रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे। अच्छा डायग्राम बन गया था, पॉइंट लिखना बाकी था, लिखो पॉइंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट्स लिखो। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, ये तो लिख लिया था मैंने, ठीक है। डायग्राम के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, हाँ वो भी लिख लिए थे। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली की तुलना में, बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली की तुलना में अधिक पारगम्य होती, अधिक पारगम्य होती है, अधिक पारगम्य होती। बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली की तुलना में अधिक पारगम्य होती। बाहरी झिल्ली ज्यादा पारगम्य है, आंतरिक झिल्ली थोड़ी कम पारगम्य। नेक्स्ट पॉइंट, आंतरिक झिल्ली के उभारों को, आंतरिक झिल्ली के उभारों को, आंतरिक झिल्ली के उभारों को, आंतरिक झिल्ली के उभारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। तो लिखो आंतरिक झिल्ली के उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में दो कक्ष होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में दो कक्ष होते हैं, दो कक्ष होते हैं, दो कक्ष होते हैं। आंतरिक कक्ष में मैट्रिक्स भरा होता है, आंतरिक कक्ष में मैट्रिक्स भरा होता है, आंतरिक कक्ष में मैट्रिक्स भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वहां डायग्राम में लिख लो अधात्री। मैट्रिक्स जहां डायग्राम में लिख रखा है ना, वहीं ब्रैकेट में लिख लो अधात्री। जैसे स्ट्रोमा को क्या लिखा था? पीटिका। स्ट्रोमा का इंग्लिश लिख लेना, हिंदी। हरित लवक में स्ट्रोमा का हिंदी लिख लो पीटिका। स्ट्रोमा को बोलते हैं पीटिका। कोने में लिखा बेटा, इधर इधर इधर। हाँ, स्ट्रोमा का हिंदी क्या है? पीटिका। और मैट्रिक्स का हिंदी क्या है? अधात्री। तो हरित लवक में जो भरा होता है वो तो स्ट्रोमा होता है, और यहां मैट्रिक्स। तो आपने कहा कि दो कक्ष होते हैं, आंतरिक कक्ष में मैट्रिक्स भरा होता है। लिखो, आंतरिक कक्ष में मैट्रिक्स भरा होता है, और बाहरी कक्ष को, और बाहरी कक्ष को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, और बाहरी कक्ष को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। बाहरी कक्ष को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। बाहरी कक्ष को क्या बोलते हैं बेटा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। बाहरी कक्ष को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में दो कक्ष है बेटा, जब माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हो ना, तो ये बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली।
अरे यस और नो? तो एक कक्ष तो ये रहा आंतरिक, जिसमें क्या भरा हुआ है, और एक कक्ष ये दो झिल्लियों के बीच में होता है। तो पतला होता है, छोटा होता है, लेकिन होता जरूर है, जिसको बोलते हैं कौन सा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अरे क्लियर है क्या बेटा? और ये उंगली उभार बने थे उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी नीचे लिखो। क्रिस्टी पर साइटोक्रोम वर्णक मिलता है। क्रिस्टी पर कौन सा वर्णक? एक वर्णक ध्यान रखना बेटा, ये साइटोक्रोम वर्णक मिलता है। क्रिस्टी पर साइटोक्रोम वर्णक मिलता है। साइटोक्रोम वर्णक मिलता है, तो इस वर्णक का ध्यान रखना आप। साइटोक्रोम वर्णक मिलता है। क्लियर है? कुछ बातें ऐसी जो माइटोकॉन्ड्रिया हरित दोनों पर लागू होती है, तो नीचे लिखना है ऐसे, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक, ऐसे कर लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। देखो सुनो बेटा, ध्यान से सुनना, बाद में लिख लेना, बाद में लिखना। दोनों को कोशिका में कोशिका कहा जाता है। दोनों को कोशिका में कोशिका। क्यों भाई, क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, तो कोशिका में कोशिका कहा जाता है इनको। क्वेश्चन आएगा, कौन से कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जो कोशिका जैसे ही होते हैं? तो आंसर क्या दोगे? दोनों प्रोटीन बना सकते हैं बेटा, दोनों के पास राइबोसोम होता है, दोनों क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं। इसलिए ये दोनों को अर्ध स्वायत्त क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त। देखो स्वायत्त का मतलब होता है स्वतंत्र, लेकिन ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। कुछ कुछ कार्य के लिए कोशिका पर निर्भर है लगभग, फिर भी कुछ काम ये खुद से कर सकते हैं, तो इनको क्या बोला अपन ने? अर्ध स्वायत्त। अगर पूरी तरह फ्री रहते तो स्वायत्त बोलते, फिर क्या बोलते? स्वायत्त। तो अपने कहा दोनों प्रोटीन बना सकते हैं, इसलिए दोनों को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माना जाता है या कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। क्लियर है क्या? तीसरा पॉइंट, दोनों को प्रोकैरियोट के समान मानते हैं। क्यों? दोनों को प्रोकैरियोट के समान मानते हैं, क्यों? बोलो भाई। क्योंकि इनका डीएनए क्या है और राइबोसोम क्या है? तो अपन लिखेंगे 70X राइबोसोम व द्विकुंडलित वर्ताकार डीएनए के कारण, द्विकुंडलित वर्ताकार डीएनए के कारण। यस और नो? ये लिख लो। ये क्या आ गया भाई? सही है बेटा, अनुष्का और विराट कोहली को देख लो तुम। चलो लिखो तुम। वो कहाँ गए बेचारे? वो गायब हो गए।
चल रहा है ना? ठीक है। एक बार ऑनलाइन वाले बेटा बताना ये, अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं, अब दिख रहा है ना बेटा? ये लिख लो पॉइंट। यहीं से कनेक्शन कटा था तुम लोगों का? चलो लिख लो फटाफट, लिखो ये तीनों। दोनों को कोशिका कहा जाता है, दोनों प्रोटीन बना सकते हैं, इसलिए दोनों को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है, और दोनों को किसके समान मानते हैं? प्रोकैरियोट के समान मानते हैं। कोई पूछे क्यों मानते हैं, तो आंसर क्या होगा बेटा? 70S राइबोसोम और डीएनए की वजह से मानते हैं। क्लियर है सबका? बहुत बढ़िया। हरित लवक में कल पढ़ा था, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3। जिनमें रंगीन वर्णक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। और जिनमें केवल भोजन पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। जो कितने प्रकार के होते हैं? 3। एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। एल्यूरो मतलब प्रोटीन मिलेगा, एमाइलो मतलब स्टार्च मिलेगा, और इलियो मतलब वसा मिलेगी। फिर हमने हरित लवक लिखा था, एक कोशिका में पादप में 20 से 40 हरित लवक होते हैं, और एक क्लेमाइडोमोनास में 1 होता है। हरित लवक के अंदर संचित भोजन के कण क्या कहलाते हैं? पायरिनोइड कण। क्या कहलाते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम रूबिस्को। कौन है भाई? ठीक है। इनमें मिलने वाले वर्णकों के समूह को क्वांटासोम कहते हैं, और वो जीवाणु में बोलते थे क्रोमेटोफोर। क्लियर है क्या सबका? बहुत बढ़िया। चले अब आगे। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट लिख लिया जो दोनों पर लागू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर भी और हरित लवक पर भी। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली के उभार क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी, जिसमें मिलता है साइटोक्रोम वर्णक। अंदर भरा हुआ तरल क्या होता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या मिलेंगे? मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम और ये सब मिलते हैं। क्लियर है क्या? नीचे लिख लो स्टार लगा के। मैट्रिक्स में, टेस्ट में आज वाला नहीं आएगा बेटा। मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम व एंजाइम पाए जाते हैं। डीएनए, आरएनए, राइबोसोम व एंजाइम पाए जाते हैं, वह एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, चलो कार्य लिख लेते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। नीचे लिखो कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य होते हैं, दोनों को लिख लेंगे अपन। एक कार्य तो होता है एटीपी का निर्माण करना, इसलिए तो एटीपी फैक्ट्री बोलते थे अपन। तो लिखो पहला कार्य एटीपी का निर्माण करना। एटीपी का निर्माण करना, एटीपी का निर्माण करना, एटीपी का निर्माण करना। दूसरा, श्वसन में सहायता देना। श्वसन में सहायक, प्रोकैरियोट में कौन सहायक है श्वसन में? मीजोसोम। और यहां कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन में सहायक, ये 2 काम है माइटोकॉन्ड्रिया के। क्लियर है क्या बेटा? बोलो। अब अपन चलेंगे केंद्रक के पास, ताकि वो 2 झिल्ली वाले सब एक साथ हो जाए। 2 झिल्ली वाले टोटल तुम्हारे पास कितने हैं? 3। यस और नो? केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। अब सुन लो, फिर बाद में नोट कर लेना। बहुत सारी बातें हैं, जैसे खोज किसने की? अब याद रखना कि खोज का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्राउन। ये क्वेश्चन आया था जेईटी में 2022 में आया था शायद, या 23 में, ऐसा कुछ था। रॉबर्ट ब्राउन। खोज किसने की बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक को देखा किसने था? लेवेनहॉक ने। किसने देखा था? लेवेनहॉक ने। लेकिन समझा नहीं पाया था, तो खोज इसी को गया क्रेडिट, ब्राउन। फिर उसके बाद अपन सभी जीवित कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक। सभी जीवित कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अपवाद है कुछ, 2 है अपवाद। एक अपवाद तो है मानव स्तनधारी के आरबीसी, क्योंकि स्तनधारी के आरबीसी जीवित है, लेकिन उसमें क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। और एक है बेटा फ्लोएम की चालनी कोशिका। जब आप फ्लोएम पढ़ोगे ना,
तो पता चलेगा फ्लोएम की चालनी कोशिका जीवित होती है, लेकिन उसमें क्या नहीं पाया जाता? केंद्र। तो ये दो अपवाद है, बाकी दुनिया की हर जीवित कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्र। कुछ कोशिका देखो नॉर्मली तो एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ में ज्यादा होता है, उनको क्या बोलते हैं अपन? बहु केंद्रकीय कोशिकाओं को, कोशिका को सिनोसाइटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक। एक शब्द दिया जाता है सिनोसाइटिक, हिंदी में बोलते हैं संकोशिकीय कहा जाता है। ये पॉइंट तो लिखो, और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन पहले ये नोट करो। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा बेटा? क्या करें उसका? तो अपने वो वाईफाई को ध्यान से देख, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। बाकी के सबके ठीक आ रहा है, तेरे गलत आ रहा है, मतलब तेरी गलती है। तेरी मतलब मोबाइल की गलती है, तेरी तो क्या ही गलती बेचारा। तो क्लास ले रहा है, यही बड़ी बात है हमारे लिए। हम सौभाग्य वाले लोग हैं जो तेरी तू मेरी क्लास में आके बैठा हुआ है इतनी देर से। नाम है प्रशांत लांबा। कहां से बेटा? दीदी इधर लिखना, अपन उधर नहीं देखना। सब दिखाई दे रहा है? गुड। उधर चले जाओ बेटा, उधर किसे? दो बैग छोड़ के उधर चले जाओ, जल्दी जल्दी फास्ट। और जितना खिसकी ना अभी उसका 2 गुना खिसको। हाँ उधर चले जाओ, और दूर जाओ। कोई बात नहीं, बैग हटा दो, मेहनत करो थोड़ी। गुड, वेरी गुड। हाँ ये अच्छा है। अब उधर बैठो आराम से, यहां बैठ जाओ बस, ठीक है बेटा। तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, ध्यान रखना। चलो ये हो गया। बहु केंद्र की कोशिकाओं को सिनोसाइटिक कोशिका कहा जाता है, संकोशिकीय कोशिका कहा जाता है। दो कोशिका को छोड़ दो, बाकी सब में क्या मिलेंगे बेटा? सब में केंद्रक मिलते हैं, इन दो को छोड़कर। लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक या संस्थापक माना जाता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक या संस्थापक माना जाता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक या संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है, नियंत्रक या संस्थापक माना जाता है। क्लियर है क्या? नियंत्रक या संस्थापक, कंट्रोलर या डायरेक्टर। मतलब कोशिका को चलाने वाला, कोशिका का नियंत्रण करने वाला कौन होता है? केंद्रक ही होता है। नेक्स्ट, केंद्रक का आनुवंशिकता में महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रक का आनुवंशिकता में महत्वपूर्ण योगदान है।
महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, इसलिए महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रक का आनुवंशिकता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखा किसने? लिवेनॉफ। खोजा किसने? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, सभी जीवित कोशिका में क्या होता है? केंद्रक। नीचे लिखो, यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग या घटक माना जाता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग या घटक माना जाता है। घटक, गंडक मत लिख देना, घटक। अरे बहन क्या सोच रहे हो, लिख दो इतनी देर में, तो पता है क्या सोचती रहती है थोड़ी देर में। अब देखो अभी भूल गई हूँ, पता है इसको, ये वो एक मूवी नहीं थी भूला, वो वाला था, 2 मिनट में भूल जाती, फिर इसको याद दिलाना पड़ता है। हाँ, इसके दिमाग में थोड़ा था कि रोज एक सुबह हथौड़े की मारा करो, जोर से मत मारना, नहीं तो भले मास्टर ने बोला था। देखो बेटा, अब केंद्रक का डायग्राम बनाएंगे। केंद्रक में कितने आवरण होंगे पहले तो मुझे ये बता दो, पक्का श्योर है? कोई कंफ्यूजन? क्योंकि 2-2 आवरण वाले कितने थे टोटल? गुड। पर केंद्रक की भित्ति ना बेटा ऐसी नहीं होती, बीच बीच में स्पेस होते हैं। ऐसा पदार्थों के आने जाने के लिए क्या होती है? जगह होती है। बाहर पदार्थ कहां जाएंगे? केंद्रक के बाहर कौन मिलता है बेटा? हे भगवान, अरे केंद्र के बाहर क्या मिलेगा देवताओं? कोशिका द्रव्य मिलेगा, और क्या मिलेगा? ये कोशिका, फिर कोशिका द्रव्य, और केंद्रक बीच में, तो केंद्र के चारों तरफ क्या होगा? कोशिका द्रव्य। सब के सब भूला है। देख नंबर, यहां से पदार्थ बाहर जाएगा और यहां से पदार्थ बाहर कहां जाएगा? कोशिका द्रव्य, और अंदर केंद्रक द्रव्य। अंदर क्या मिलेगा बेटा? और बाहर तो पदार्थों का आना जाना लगा रहता है। यस और नो? किनके द्वारा? तो इनके द्वारा, और इनको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। क्या बोलते हैं इनको? बहुत बढ़िया। इधर देखो, केंद्रक के अंदर एक बड़ी संरचना पाई जाएगी, एक नहीं, एक कोशिका में नॉर्मली 4-5 होती है ऐसी। इनको कहा जाता है बेटा केंद्रिका। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? इस बार जेईटी में क्वेश्चन आया केंद्रिका का, और न्यूक्लियोलस ही लिख के दिया, मतलब केंद्रिका नहीं लिखा। क्या लिखा उन्होंने हिंदी में भी? न्यूक्लियोलस। अगर आपको न्यूक्लियोलस का मतलब पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आपको लगभग लगभग कुछ हेडिंग का तो नाम याद रखना है, जो जो लिखवाए कम से कम वो याद रख लेना, ठीक है? अब अंदर आप देखोगे तो एक धागा मिलेगा आपको, धागा मतलब तंतु जैसी संरचनाएं मिलेगी अंदर, और ये जो संरचना आपको दिख रही है इनको कहा जाता है बेटा क्रोमेटिन तंतु। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन तंतु। ये तो डायग्राम है। अब इसमें और क्या चीजें वो पढ़ेंगे, पहले डायग्राम नोट करो जल्दी से, थोड़ा जल्दी करना, ज्यादा ढंग से मत बनाना, एक्सीलेंट मिल जाए ऐसा थोड़ी होता। जल्दी बना लो ताकि अपन पॉइंट लिखे। फिर हाउसफुल 4 मूवी, बेटा इधर आना। छोरे दोबारा तूने लिखा ना, अभी शुरू है इसलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो ना ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायब करवा दूंगा तेरा, ध्यान रखना। पढ़ाते पढ़ाते हाउसफुल 4 मूवी कहां से अगली गधा है क्या? बिल्कुल ही। क्यों रे मेरू, क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है? बताओ, पढ़ते पढ़ते बीच में बेटा कुछ भी बोल रहा है। ऑनलाइन वालों ध्यान से सुन लो, बिना फालतू कोई भी फालतू कमेंट किया तो सीधा सीधा तुम्हें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकाल दिया जाएगा, जब तक तुम्हारे पापा वापस कॉल नहीं करेंगे। बड़ी गलती होगी तो वापस लिया ही नहीं जाएगा, छोटी गलती होगी तो उस पर एक बार विचार किया जा सकता है, लेकिन पापा से बात करे बाद में, है ना? इसलिए लिखने से पहले 10 बार सोचना है। ऐसा नहीं है कि चलो टीचर तो यही नहीं, सामने कुछ भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। यूट्यूब नहीं है ये, यूट्यूब पे तुम लिखते होंगे, इधर नहीं लिखना बेटा ना। फीस रिटर्न होगी, इधर आना मेरे पास। फीस रिटर्न होगी कि नहीं, इसे लात पड़ेगी ना तो रिटर्न हो जाएगी पूरी फीस। बेटा दे उसे भारी आदमी नहीं यार ये ऑनलाइन वाले, फीस रिटर्न होगी कि नहीं।
बेटा फीस रिटर्न उसकी होती है जो बेचारा पढ़ आया था लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं पढ़ पाया, उनकी होती है। ऐसा की थोड़ी होती है कि कुछ भी लिख के फिर भाग जाओ और फिर बोलो कि नहीं नहीं। ER जब आएगा पढ़ लेंगे बेटा, अभी जितना पढ़ रहे हैं उतना पढ़ो बस। ER अंतःप्रदेश जाली का आएगी तब पढ़ लेंगे। अभी ये डायग्राम बना लो बस जो बना रखा है मैंने। ये क्या चल रहा है बेटा? परिवहन। क्या हो रहा है? ये परिवहन। चले आगे बेटा, लिखो पॉइंट्स लिखो। लिखो केंद्रक, केंद्रक भित्ति, केंद्रक भित्ति में, केंद्रक भित्ति में छोटे छोटे, केंद्रक भित्ति में छोटे छोटे केंद्रीय छिद्र पाए जाते हैं, केंद्रीय छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? केंद्रकीय छिद्र पाए जाते हैं जो पदार्थों के परिवहन में सहायक है, जो पदार्थों के परिवहन में सहायक है, पदार्थों के परिवहन में सहायक है, पदार्थों के परिवहन में सहायक है। क्लियर है क्या बेटा? बोलिए। गुड। पदार्थों के परिवहन में सहायक है। नेक्स्ट, केंद्रक भित्तियों के मध्य, केंद्रक भित्तियों के मध्य, केंद्रक भित्तियों के मध्य एक पराकेंद्रकीय अवकाश पाया जाता है, एक पराकेंद्रकीय अवकाश पाया जाता है, एक पराकेंद्रकीय अवकाश पाया जाता है, पराकेंद्रकीय अवकाश पाया जाता है। डायग्राम में बना रखा है मैंने, आप अपने डायग्राम में मेंशन कर सकते हो, आप अपने डायग्राम में मेंशन कर सकते हो। पराकेंद्रकीय अवकाश कहा जाता है। जैसे वो नहीं था पैरा माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, वैसे ये पराकेंद्रकीय अवकाश होता है। चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका, केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका, केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका, केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका rRNA, ऐसे लिखोगे, rRNA या राइबोसोम के निर्माण में सहायक है, rRNA या राइबोसोम के निर्माण में सहायक है। मतलब rRNA लिखना है, rRNA नहीं हो तब क्या लिखना है? अरे बोलो। मान लो ऑप्शन में rRNA नहीं हो फिर क्या टिक लगा देना? दोनों ऑप्शन में है तो फिर क्या करोगे? rRNA या राइबोसोम? rRNA। ठीक। तो आपने कहा केंद्रिका पाई जाती है जो rRNA का निर्माण करती है। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रिका की संख्या, केंद्रिका की संख्या कोशिका के प्रोटीन निर्माण, कोशिका के प्रोटीन, कोशिका की प्रोटीन निर्माण, कोशिका की प्रोटीन निर्माण क्षमता पर निर्भर है, प्रोटीन निर्माण क्षमता पर निर्भर है, प्रोटीन निर्माण क्षमता पर निर्भर है। मतलब प्रोटीन, अगर कोशिका प्रोटीन ज्यादा बनाएगी तो उसमें राइबोसोम क्या होंगे बेटा? सॉरी, उसमें केंद्रिका क्या होगी? ज्यादा। अगर वो कम बनाएगी तो कम। तो कितनी केंद्रिका होगी ये किस पे निर्भर करती है? बोलो भाई।
गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट स्टार लगा लेना। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक था, आधा फ। फ्लेमिंग ने, कौन बेटा? फ्लेमिंग ने केंद्रक में एक रंगीन संरचना को देखा, रंगीन, अभिरंजित, एक रंगीन संरचना को देखा। फ्लेमिंग ने केंद्रक में एक रंगीन संरचना को देखा और उसे क्रोमेटिन नाम दिया, और उसे क्रोमेटिन नाम दिया, और उसे क्रोमेटिन नाम दिया। ठीक है, केंद्र के अंदर मिलने वाली कलरफुल संरचना, रंगीन संरचना क्या कहलाती है? क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या होता है वो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन पहले पेज के ऊपर एक पॉइंट लिखो, पेज के ऊपर। अरे खाली जगह पेज के ऊपर, वही लिखो। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए जेनस ग्रीन अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए जेनस ग्रीन अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। कौन से बेटा? जेनस ग्रीन अभिरंजक का प्रयोग करते हैं, जेनस ग्रीन अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। मैंने क्वेश्चन टिक करवाए थे क्या कुछ? अभी तक नहीं करवाए? आज करवाएंगे ये ना, मुझे याद दिलाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? जेनस ग्रीन का। ठीक है, वापस आ जाओ टॉपिक पे। क्या टॉपिक चल रहा था अपना? क्रोमेटिन तंतु। सुनो बेटा, क्रोमेटिन तंतु किससे बनता है? तो मान लीजिए वो तंतु है, इसके अंदर आरएनए होगा 1 से 5%। इसमें बेटा डीएनए होता है 30 से 35%। और जो बच गया वो क्या होता है? प्रोटीन तो बेटा दो तरह के होते हैं, एक का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, यूकेरियोट में तो मिलेगा, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। और प्रोटीन के अलावा जो, हिस्टोन के अलावा जो प्रोटीन बच गए उनका नाम क्या है बेटा? अरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यस और नो? एक तो हिस्टोन प्रोटीन, और जो बच गए उनको क्या कहेंगे बेटा? हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 5, H1, H2, H2A, H2B, H3 और H4। कितने टाइप का हो गया टोटल? हिस्टोन प्रोटीन कुल कितने प्रकार के हैं? H1, H2A, H2B, H3 और H4। 5 प्रकार के होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, पांचों मिलते हैं इस धागे के अंदर। तो क्रोमेटिन धागे में क्या क्या मिलेगा? कितना? डीएनए और प्रोटीन। सर ये क्रोमेटिन तंतु करता क्या है? तो बेटा क्रोमेटिन तंतु गुणसूत्र का निर्माण करता है। इसका निर्माण, गुणसूत्र बनाना इसका काम है, का निर्माण करता है। कोशिका में गुणसूत्र किससे बनता है? क्रोमेटिन धागे से। किससे बनता है? क्रोमेटिन धागे से। क्रोमेटिन धागे में क्या क्या होते हैं? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, यस और नो? बेटा क्रोमेटिन धागे दो तरह के होते हैं। क्रोमेटिन धागे कितने तरह के होते हैं? एक होता है बेटा यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, और एक होता है हेटेरो क्रोमेटिन, यस और नो? ये एक बार तो लिखो, फिर इन दोनों में डिफरेंस भी लिखेंगे। जेनस ग्रीन एक रसायन है बेटा, जिसकी सहायता से अपन गुणसूत्र, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। एक रसायन की सहायता से देखते हैं, अभिरंजित करना पड़ता है ना, बिना अभिरंजन के तो कैसे देखोगे?
कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो? आज पहली क्लास? कोई नहीं। तुम फर्स्ट बैच में आई, अभी एक सेकंड बैच है ना? फर्स्ट CCS2 नहीं होगा अभी? हाँ, मंडे से होगा। नहीं, एक और CCS2 बन गया मंडे से। तो तुम चाहो तो उस क्लास में आ सकती हो, चाहो तो इसी क्लास में, जैसा बन करे। किस क्लास में आना है? वहां वहां किस कौन सी क्लास में बोला तुम्हें? एडमिशन कराते टाइम इसी क्लास का बोला क्या? तो फिर इससे मेरे जो छूटा है वो करवा देंगे वापस, है ना? जब जब बैकअप करेंगे तो ये जो चैप्टर चल रहा है ये वापस चलेगा, तब वापस पढ़ लेना। अभी जहां से हो वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अच्छा, CCS2 को तो मिक्स कर दिया इसमें ना। एक नया और बनेगा, पता नहीं मंडे से बनेगा कि बाद में बनेगा। जब बनेगा तब देखा जाएगा। अभी तो जो आया है वो इसी बैच में स्टार्ट करो। जो बचा है वो सब पूरा करवा देंगे। जो भी चैप्टर छूटा है, अभी तो एक ही चैप्टर है वैसे देखा जाए तो, यही छूटा हुआ है। एक वो बायोटेक वाला था रनिंग, उसको अपन देखेंगे बाद में। क्या हुआ बेटा? क्या? हाँ, सूक्ष्म जीवन, माइक्रोब्स। चले आगे। गुड। क्रोमेटिन धागे दो तरह के होते हैं, यू क्रोमेटिन और कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे बेटा यू क्रोमेटिन, आवाज नहीं, और एक होते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन को पहचानने का बड़ा सही है। यू क्रोमेटिन इस तरह का होता है और हेटेरोक्रोमेटिन इस तरह का होता है। अब दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो लिखेंगे अपन। दोनों बना लो फिर डिफरेंस लिखाता हूं। देखो, यू क्रोमेटिन में कुंडलन है ना कम होंगे, हेटेरोक्रोमेटिन में कुंडलन बहुत ज्यादा होंगे। दिख रहा है क्या डायग्राम में? देखो वहां दूर दूर है कुंडलन, यहां कुंडलन बहुत पास पास है। तो यू क्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन लिखकर फिर उनके डिफरेंस लिख लो आप, उनमें अंतर क्या है। जब बैकअप क्लास लगेगी तुम्हें बता दिया जाएगा बेटा। बैकअप का मतलब होता है जिनका जो छूट गया वो उसमें कवर कर ले। जब लगेगी इंफॉर्मेशन दे देंगे सबको। यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, क्या दो क्रोमेटिन हो गए? अब दोनों में डिफरेंस लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले किसमें लिखेंगे? यू क्रोमेटिन। लिखो, यू क्रोमेटिन में लिखो। यह पतले व हल्के रंग के तंतु हैं, हल्के रंग के होते हैं, लाइट कलर होता है। पतले व हल्के रंग के तंतु हैं, पतले व हल्के रंग के होते हैं, ऐसे लिख लो। पतले व हल्के रंग के होते हैं, लाइट कलर होता है, उतना डार्क कलर नहीं होता। और उधर जस्ट ऑपोजिट लिखना है, मोटे व गहरे रंग के होते हैं, मोटे व गहरे रंग के होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, मोटे व गहरे रंग के होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेकंड, यह कम कुंडलित होते हैं, यू क्रोमेटिन में लिखना, यह कम कुंडलित होते हैं, कम कुंडलित होते हैं, कम कुंडलित होते हैं। और उधर वाले में लिख दो ज्यादा कुंडलित होते हैं, अधिक कुंडलित होते हैं, ज्यादा कुंडलित होते हैं। देखो ये पतले इसलिए हैं क्योंकि इनमें कौन सा हिस्टोन प्रोटीन कम होता है, और वो मोटे इसलिए क्योंकि उनमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा होता है। तो लिख लो इनमें हिस्टोन प्रोटीन कम होता है, और इधर लिख लेना इनमें ज्यादा होता है। हिस्टोन प्रोटीन कम होता है यू क्रोमेटिन में, हिस्टोन प्रोटीन कम होता है। और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या लिखोगे? हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा होता है, अधिक होता है। कम होता है और उधर अधिक होता है।
और लास्ट अंतर फोर्थ, इसमें लिखोगे यह अनुलेखन में भाग लेता है। अनुलेखन में भाग लेता है, अनुलेखन क्या है बता दूंगा, पहले लिख लो यह अनुलेखन में भाग लेता है, यू अनुलेखन में भाग लेता है, उधर लिख दो भाग नहीं लेता। हेट्रोक्रोमेटिन में लिख दो भाग नहीं लेता, यह अनुलेखन में भाग लेता है और ये भाग नहीं लेता है, ये भाग नहीं लेता है। यस और नो बेटा, राइट। और अनुलेखन क्या है वो नीचे अलग से स्टार लगा के लिख लो, अलग से, या पेज के ऊपर लिख लो ताकि ध्यान रहे अपन को, जेनेटिक्स में तो पढ़ोगे ही बाद में। अनुलेखन का मतलब लिख लो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना। अनुलेखन का मतलब लिख लो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना, एमआरएनए का निर्माण होना। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है बेटा, बोलो। यस, अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन कौन कर सकता है, यूक्रोमेटिन। कौन नहीं कर सकता, यूक्रोमेटिन। और हेट्रोक्रोमेटिन किसके भाग है, क्रोमेटिन तंतु के, जिसमें क्या क्या मिलता है, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। यस और नो, किसने देखा था, फ्लेमिंग ने, किसने देखा था, ठीक है। ये रहा वो केंद्रक जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। केंद्रिका का काम क्या है, आरएनए या राइबोसोम का निर्माण करना। क्या काम है, जेईटी 2021 का क्वेश्चन है केंद्रिका, ध्यान रखना, ऐसे बार बार क्वेश्चन आते रहेंगे, सब पीछे दिया हुआ है मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी। तो ये एक बार केंद्रक वाला रीड आउट कर दो, फिर मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, गुणसूत्र। पहले पूरा करो ये पढ़ के एक बार। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, अर्ध तरल। किसकी वजह से होती है, फॉस्फोलिपिड की वजह से अर्ध तरल होती है। इसलिए कौन सा गुण पाया जाता है झिल्ली में, वृद्धि, विभाजन और स्त्राव का गुण पाया जाता है। झिल्ली को स्थायित्व कौन देता है, पीछे सबसे लास्ट बेटा, कोशिका झिल्ली को स्थायित्व कौन देता है, पेज पलट ले तू, बस पेज पलट के बता, ढूंढ के बता, कोशिका झिल्ली को स्थायित्व कौन देता है। कल भी आया था ना, परसों। तो अब देख, पेज पलट, पीछे पेज पलट और ढूंढ के बता कोशिका झिल्ली को स्थायित्व कौन देता है, उसको ढूंढने दे। अरे क्या होगा तुम लोगों को, हाँ बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पड़ोसी, तुम खड़े, जबरदस्ती खड़े हो गए, चलो कोई बात नहीं, खड़े हो गए, तुम्हें नहीं बोला था वैसे, कोई बात नहीं, अब तो खड़े हो जाओ। तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, सिंगर और निकोलसन, ठीक है बेटो। अब वापस ही खड़े हो जाओ, दोस्त, तुम्हारी दोस्त, हाँ बिल्कुल, तुम बैठ जाओ, ये हाँ। कोशिका झिल्ली में कौन सा कथन सही है, मैं दो कथन बोल रहा हूं, ए और बी है ना। ए बोल रहा हूं, प्रोटीन की दो परतें होती है जिनमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। दूसरा, फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ए सही है या बी, बी सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा प्रोटीन परिवहन में सहायक है, पदार्थों के परिवहन का कार्य कौन सा प्रोटीन करता है, बोलो बोलो, नहीं मिल रहा है, ढूंढो अपने नोट्स में, ढूंढ के बताओ। पड़ोसी, अरे खड़े खड़े ढूंढना है, खड़े खड़े ढूंढना है, फिर बताना। पीछे देवता, कोशिका झिल्ली को स्थायित्व तो कौन देता है, हाँ खड़े हो बेटा, पड़ोसी खड़े हो जाओ। यस, एक कोशिका दूसरी कोशिका को पहचानती है किसकी सहायता से, ढूंढो और ढूंढ के बताओ दोनों। पीछे देवता मिला नहीं तुझे अभी तक कि कोशिका झिल्ली को स्थायित्व तो कौन देता है, नहीं मिला। कोशिका झिल्ली में बताओ भाई इसको, उसको बता, बता बेटा उसको बता, कहां लिखा है उसके नोट्स में, बता। उसने पढ़ा ही नहीं अभी नोट्स, घर जाके नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, तो शुरू से आ रहा है ना, कब से आ रहा है तू, परसों से। तूने पहला हेडिंग क्या डाल रखा है ये बता मुझे, तेरी कॉपी में जो तूने बायो लिखना स्टार्ट किया ना मेरा सब्जेक्ट, पहला हेडिंग क्या डाला हुआ है,
जोर से बोल। कोशिकांग, कोशिका द्रव्य, उसके कहां से पढ़ना स्टार्ट किया बेटे से? सेल बायो से भी है ना? तो देवता और क्या चाह रहा है तू? रुक जा, मैं आ रहा हूं उधर। कोशिका झिल्ली को स्थायित्व कौन देता है? कोलेस्ट्रॉल। कौन देता है? हाँ दीदी, मिला आपको क्या? टनल प्रोटीन। बेटो, और आपको नहीं मिला अभी तक? पर क्वेश्चन क्या था बताओ? ये एक कोशिका दूसरी कोशिका को किसकी सहायता से पहचानती है? ढूंढ के बताओ। हाँ जी, इधर आ। कहाँ है नोट्स? कहाँ से चालू किया तूने? पढ़ लिया तूने देवता? मैं बताता हूँ तेरे घर। अरे कोई बात नहीं, लेकिन तुझे पता तो होना चाहिए तुमने लिखा कहाँ है। तो ये कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो इसे स्थायित्व देता है। तो याद कब करेगा तू? कल तो टेस्ट ही देवता। हाँ देख, अरे तुम क्या टेस्ट दोगे यार? तुमने अभी तक याद ही नहीं किया। हाँ दीदी, क्या मिला? हाँ, बाहर की ओर पाई जाने वाली शाखाएं एक से दूसरे को पहचानने में हेल्प करती है। वो जो अपन लिखते हैं ना 1-2% कार्बोहाइड्रेट होता है, वो शाखाएं बनाता है। आपने लिखा ना झिल्ली में 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट होता है, लिखा या नहीं? वो एक्चुअल में वही तो है जो शाखा बनाएगा, उसी से बनती है शाखाएं। क्योंकि तुम्हें पता है लिपिड को परतों के रूप में मिलता है, प्रोटीन उसमें पड़ा रहता है, तो शाखाएं किससे बनती है? कार्बोहाइड्रेट से, जिस जो पहचानने में हेल्प करती है। कब पढ़ोगे देवताओं इसको? क्या क्वेश्चन? हाँ, दो क्वेश्चन टिक करा देता हूं। दो भाई सबसे पहले। कौन? क्या बोल रही है लड़की? क्या कर गया तो? काला ट्रैक्टर? ये खान सर ने बोला था क्या तुम? मुझे पता, वही आदमी बोलते हैं ऐसे। उन्होंने मेरी गाड़ी को ट्रैक्टर बना रखा। हाँ, टाटा की ट्रैक्टर बना। चलो टिक लगा लो बेटा फटाफट। अरे वॉल्यूम फर्स्ट दो, वॉल्यूम फर्स्ट। ये तो सेकंड है, फर्स्ट चाहिए मुझे। किसी के पास से दे दो बेटा वॉल्यूम फर्स्ट। अब तो आगे बेटा, बेटे इसलिए ज्यादा देते हैं कि तू ही टिक लगा दे हमारे, हम तो क्यों नहीं मेहनत करें। हाँ, पेज नंबर 81, वॉल्यूम फर्स्ट, पेज नंबर 81 निकालो सब बेटा। वॉल्यूम फर्स्ट। जो अदर इंडिया के है, राजस्थान के बाद में वो रूम नंबर 1 में जाना। ठीक है, रूम नंबर चेंज कर दिया। रूम नंबर 1 में जाके बैठना। अदर स्टेट वाले बच्चे रूम नंबर 1 में जाए, जो राजस्थान वाले बच्चे हैं वो अपने घर जाए, है ना? रुके नहीं। वॉल्यूम फर्स्ट, पेज नंबर 81, एक्सरसाइज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक कंटिन्यू करें। 1 से 13 पूरा, फिर 1 से 13 के बाद 14 नहीं करना है ना। फिर 15 से लेकर 23 तक पूरे करें। 15 से 23। देवताओं ऐसे मत करे ना कि पहला कर लिया फिर डायरेक्ट 13 कर लिया और बाकी छोड़ दो। तुम 1 से 13 पूरा करना है, 14 छोड़ना है, क्योंकि तुम्हें लगे 2 ही क्वेश्चन है तो आज ही कर देंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 31। क्वेश्चन नंबर 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। मतलब 31 से लेकर 39 तक पूरे करने हैं। 32 बीच में नहीं करना। बस कौन सा नहीं करना? 32 नहीं करना। 31, 33 और फिर पूरा 39 तक, 39 तक। अब आ जाइए एक्सरसाइज सेकंड। एक्सरसाइज सेकंड, पेज नंबर 89। एक्सरसाइज सेकंड, पेज नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 21, 26, 27, 28, 29, 31। ओके, एक और 35,
36 भी कर लो। एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 93। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 15 मत करना, छोड़ो, 16, 17, 20। ओके, एक्सरसाइज 4 आज इतने कर लो, छोड़ो, फिर एक्सरसाइज 4 बाद में देखेंगे। इतने कर लो, फिर बाकी बाद में देखेंगे।